पहला क्वेश्चन है, धातु का एक टुकड़ा 3 इंच का है। धातु का एक टुकड़ा जैसे लोहे का हो सकता है, एल्यूमिनियम, स्टील, किसी का भी, कोई भी धातु हो सकती है। धातु का एक टुकड़ा 3 इंच का है। इसकी सेंटीमीटर में लंबाई क्या होगी? इसकी सेंटीमीटर में लंबाई क्या होगी? सेंटीमीटर में लंबाई इसकी ज्ञात करनी है। तो देखिए, पहले हमें इंच और सेंटीमीटर में संबंध पता होना चाहिए कि इंच और सेंटीमीटर में क्या संबंध होता है। हम सब जानते हैं 1 इंच इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर होता है। बच्चों ये तुम जानते होगे, नहीं जानते तो इसे याद रखो कि 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। अपन को 3 इंच का मान निकालना है, यानी टुकड़ा कितने का है? 3 इंच का है। ये टुकड़ा है, इसकी जो लंबाई है वो 3 इंच है, लेकिन इस लंबाई को मुझे किस में ज्ञात करना है? सेंटीमीटर में फाइंड करना है कि इसको सेंटीमीटर में कितना कहेंगे। तो हम जानते हैं 1 इंच इक्वल टू होता है 2.54 सेंटीमीटर। तो 3 इंच इक्वल टू क्या होगा? 2.54 इंटू 3, मल्टीप्लाई हो जाएगा इतने सेंटीमीटर। इसका मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 7.62 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो गया। ओटी में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है? इस टाइप के क्वेश्चन ओटी में आते हैं, तो आप सभी को इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। ओके बच्चों, एनी प्रॉब्लम? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, छोटे छोटे हैं। एक जग में 2 लीटर दूध है। एक जग में 2 लीटर दूध है। तो दूध के आयतन की मीटर क्यूब में गणना करो, यानी क्यूबिक मीटर में फाइंड करना है। लीटर को क्यूबिक मीटर में, मीटर क्यूब में गणना करो। तो बच्चों, जो जग में दूध है वो 2 लीटर है, इसको मीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट करोगे? लीटर का मीटर में संबंध बताओ क्या होता है। लीटर से मीटर में अपन को संबंध कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए तुम्हें पता होना चाहिए, देखो, कि 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। और 1 लीटर में मुझे तो 2 लीटर में निकालना है, तो 2 लीटर बराबर कितना हो जाएगा? 2000 सेंटीमीटर क्यूब। अभी तो सेंटीमीटर में लाया, हमें किस में लाना है बेटा? मीटर में लाना है। तो हम एक संबंध जानते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर बराबर होते हैं 10⁻⁻2 सेंटीमीटर, ठीक है? 1 मीटर में कितने? 10⁻⁻2 सेंटीमीटर। तो हमें तो क्या लाना है? मीटर में कन्वर्ट करना है। 1 मीटर में 10⁻2 नहीं, 1 सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर में 10⁻⁻2 मीटर होते हैं। वैसे आप जानते होंगे 1 मीटर में तो 100 सेंटीमीटर होते हैं कि नहीं? 1 मीटर में, लेकिन मुझे सेंटीमीटर में वैल्यू चाहिए। तो बताओ 1 सेंटीमीटर में कितने होंगे? 10⁻⁻2। ये चीज समझ में आती है?
अब सेंटीमीटर की जगह मैं मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। 2 लीटर बराबर 2000 इंटू सेंटीमीटर की जगह लिख दूं मैं 10 पे घात -2 मीटर और घात कितनी लगेगी 3। सॉल्व कर लो। 2 लीटर बराबर 2000 को मैं ऐसे लिख लूँ 2 इंटू 10 पे घात 3, 3 जीरो है 10 पे घात 3 लिख सकता हूँ इंटू 10 पे घात -2 और फिर घात लगी है 3, तो 2 और 3 का गुणा करोगे तो कितनी आ जाएगी -6। तो 2 लीटर बराबर क्या आ गया 2 इंटू 10 पे घात -6 और ये 10 पे घात +3, 6 में से 3 गई तो 10 पे घात कितनी बची -3। ये आंसर किस में आ रहा है बेटा मीटर क्यूब में। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम। 2 दिन में कितने सेकंड होते हैं? 2 दिन में कितने सेकंड होते हैं? 2 दिन में कितने सेकंड होते हैं? 2 दिन में कितने सेकंड होते हैं ये कोई बच्चा निकाल सकता है? यदि निकाल सकता हो तो मुझे 1 सेकंड में बताओ। हो गया बच्चों? हाँ 1,72,800 सेकंड बहुत से बारे बच्चों का आ गया है, बिल्कुल सही है, कुछ भी नहीं इन क्वेश्चनों में। देखो 2 दिन में कितने सेकंड, तो हमें पहले 1 दिन में आवर्स निकालने हैं। पहले आवर्स निकालेंगे, डायरेक्ट सेकंड तो नहीं निकालेंगे, पहले 1 दिन में आवर्स निकालते हैं। 1 दिन में कितने आवर्स होते हैं? 1 दिन में 24 आवर्स होते हैं, ठीक है। और अपन को 2 दिन में निकालने हैं, 1 दिन में 24 हैं तो 2 दिन में कितने हो जाएंगे 48, 48। और इनको बदल लो, आवर्स को बदल लो किसमें सेकंड में, तो कैसे बदलोगे 1 दिन बराबर 24 इंटू 60 ये अभी किस में बदल चुका है सेकंड में। 1 दिन में इतनी सेकंड होती है, ठीक है। तो 2 दिन में कितनी होंगी 2 दिन में 2 का मल्टीप्लाई और कर दो 2 इंटू 24 इंटू 6 इंटू 6, 24 दूनी 48 और 6 को 36, 3600 इंटू 48। आप इनका मल्टीप्लाई कर लो और जो आंसर आएगा वो आप बता ही रहे हो 1,72,800 सेकेंड। ये कई बच्चों ने आंसर बता दिया। इस तरह के ये छोटे छोटे क्वेश्चन थे एनसीईआरटी के जो तुम इनको कर सकते हो। ओके बच्चों, अब देखो एक छोटा सा क्वेश्चन और है, जैसे कोई पूछे तुमसे कि तत्व क्या है, तत्व क्या है, तो तुम बताना तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। तत्व वह पदार्थ है, वह शुद्ध पदार्थ है जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। जैसे मैं कहूं कि एल्यूमिनियम एक ऐसा पदार्थ है जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु, जैसे इतनी बड़ी एल्यूमिनियम का टुकड़ा है, इस पूरे टुकड़े में जितने भी परमाणु होंगे, छोटे छोटे जो कण होंगे, जो किसके होंगे एक ही प्रकार के होंगे, जैसे पूरे या ये कण सभी कण एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, तत्व तो कहलाता है। एल्यूमिनियम, गोल्ड जो भी आप लेते हो तत्व, वो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है, उसे हम तत्व कहते हैं, ठीक है। आपने बहुत सारे तत्व पढ़े थे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन पढ़े थे। ये सारे के सारे तत्व थे जो ये शुद्ध पदार्थ हैं और एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। यानी हाइड्रोजन गैस यदि एक सिलेंडर में भरी है तो उसमें पूरी की पूरी हाइड्रोजन गैस एक जैसे परमाणुओं से मिलकर बनी होगी। ऐसा नहीं है कि कोई परमाणु अलग और कोई अलग, एक जैसे परमाणु से मिलकर बनी होगी पूरी, ठीक है।
अच्छा, ये कितने प्रकार के होते हैं? ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 धातु, नंबर 2 अधातु और नंबर 3 उपधातु। धातु, अधातु और उपधातु। धातु क्या है? धातु वे तत्व होते हैं जो ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। धातुएं विद्युत की कैसी होती हैं? सुचालक होती हैं। यानी धातुएं वे तत्व होती हैं जो ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। अधातुएं ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं। ठीक है। और उपधातुओं में दोनों गुण पाए जाते हैं, धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उपधातु कहलाती हैं। ठीक है। अच्छा, धातुओं के आप एग्जाम्पल देना चाहो तो जैसे कॉपर, ठीक है, जिंक, सोडियम, ये सब धातुएं ही हैं। ठीक है। और आप ले सकते हो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, निकेल, कॉपर, जिंक, ये सब धातु है डी ब्लॉक की। ठीक है। एस ब्लॉक पूरा धातु है, डी ब्लॉक पूरा धातु है। पी ब्लॉक में अधातु आती हैं, जैसे कि मैं आपको बात करूं फ्लोरीन, ठीक है, बोरॉन और आपका क्लोरीन, बहुत सारे और भी तत्व हैं। ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सभी की सभी क्या होती हैं? अधातुएं होती हैं। और हम आगे जाके इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, धातु अधातु में अंतर। ये आता भी है पेपर में, 10th में भी तुमने पढ़ा होगा। उपधातु कैसी होती हैं? सेमीकंडक्टर, अर्धचालक, जिनमें चालक के भी गुण हो और कुचालक के भी गुण हो, यानी धातु के भी गुण हो और धातु के भी गुण हो। जैसे सिलिकॉन अर्धचालक के रूप में उपयोग की जाती है, सिलिकॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम, ये सारी की सारी क्या होती हैं? अधातुएं। एंटीमनी, ये सब उपधातुएं होती हैं, उपधातुएं होती हैं जिनमें धातु अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। ओके बच्चों, ये छोटा सा एक क्वेश्चन था जो तुम्हें आना चाहिए कि तत्व क्या होते हैं? तत्व वे शुद्ध पदार्थ होते हैं जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन है, रासायनिक संयोग के नियम लिखिए। रासायनिक संयोग के नियम, रासायनिक संयोग के नियम लिखिए। तो रासायनिक संयोग के टोटल 5 नियम हैं, इन सबको हम पढ़ेंगे बारी बारी से, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है ये। पहला नियम है रासायनिक संयोग का, द्रव्य के संरक्षण का नियम। द्रव्य के संरक्षण का नियम, द्रव्य के संरक्षण का नियम। ठीक है। और दूसरा रूल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, ये नया टॉपिक है, यहां से सबको बढ़िया समझ में आया। तीसरा है गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम। और चौथा है गेलू-सेक का नियम। एक वैज्ञानिक थे गेलू-साक या गेलू-सेक, एक ही बात है, का नियम। और एक और है 5वां, आवोगाद्रो का नियम। आवोगाद्रो का नियम, एवोगैड्रो भी कहते हैं इनको, इनका नाम एवोगैड्रो भी है। ठीक है। ये 5 नियम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, सबको अपन बारी बारी से पढ़ते हैं। फर्स्ट रूल है द्रव्य के संरक्षण का नियम। तो सभी बच्चे हेडिंग लगा लो, द्रव्य के संरक्षण का नियम। इसका एक नाम और भी है, पदार्थ की अविनाशिता का नियम।
पदार्थ की अविनाशिता का नियम। देखो, द्रव्य के संरक्षण का नियम, या पदार्थ की अविनाशिता का नियम। अविनाशिता का नियम, पदार्थ की अविनाशिता का नियम या द्रव्य के संरक्षण का नियम। इसको देखो, समझते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, द्रव्य माने होता है पदार्थ और संरक्षण मतलब इसकी रक्षा करना। किस तरह से संरक्षण होता है, किस तरह से ये संरक्षित होता है, इसको अपन समझते हैं। देखो एग्जाम्पल से, मान लो मैंने 12 ग्राम कार्बन ले लिया, 12 ग्राम कार्बन और 32 ग्राम ऑक्सीजन, 32 ग्राम ऑक्सीजन, तो मुझे कितना मिलना चाहिए? 44 ग्राम, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिलना चाहिए। तो मेरा ये नियम सही है। देखो कैसे, कार्बन का परमाणु क्रमांक आप जानते हो 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, लेकिन ऑक्सीजन है कितनी? 2, तो गुणा हो जाएगा, कितना हो गया? 32। तो 12 ग्राम कार्बन है और 32 ग्राम ऑक्सीजन है। यदि ये दोनों आपस में रिएक्शन करती हैं, कार्बन और ऑक्सीजन, तो क्या बनता है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन को जब वायु की उपस्थिति में जलाओगे तो क्या बनेगी? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। और ये कार्बन डाइऑक्साइड देखो कितनी है, कार्बन 12, कार्बन के लिए कितना है? 12, और ऑक्सीजन का कितना है? ऑक्सीजन है 16 दूनी 32, और दोनों को जोड़ो तो कितना आ गया? 44 ग्राम। मतलब ये 12 और 32 ग्राम यानी 44 ग्राम हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है यदि हम 12 ग्राम कार्बन और 32 ग्राम ऑक्सीजन लेते हैं। तो बताओ, रासायनिक क्रिया में हमारा द्रव्य न तो बढ़ा न घटा, देखो जितना था उतना ही रहा। और जबकि ये रासायनिक क्रिया से पहले वाला पदार्थ है और ये रासायनिक क्रिया के बाद का पदार्थ है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ न तो उत्पन्न होता है न नष्ट होता है, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कार्बन था, ऑक्सीजन था, ये दोनों मिलके कार्बन डाइऑक्साइड धुआं में परिवर्तित हो गए, यानी इनका रूप परिवर्तन तो हो गया, लेकिन पदार्थ न तो नष्ट हुआ और न उत्पन्न हुआ। कहाँ हुआ? देख लो, और भी प्रयोग किए थे। इसी को तो द्रव्य के संरक्षण का नियम कहते हैं। देखो, नियम तो मैं आलेख लाइन में लिखा दूं पर वो रटना पड़ेगा बिना समझे, इसीलिए उनको समझो पहले, ठीक है। मान लो लेवाजी एक वैज्ञानिक थे, लेवाजी, इन्होंने एक प्रयोग किया था। लेवाजी ने क्या प्रयोग किया था? एक फ्लास्क लिया था इस तरह का गोल, ठीक है, और इसके अंदर थोड़ा सा रेत डाल दिया, नीचे रेत बिछा दिया था, रेत, ठीक है, ये इसमें रेत भर दिया, ठीक। इसके ऊपर कुछ फास्फोरस के टुकड़े डाल दिए थे, फास्फोरस के टुकड़े ऐसे इस तरह से, फास्फोरस के टुकड़े, ठीक है, ये पी के टुकड़े, फास्फोरस के टुकड़े, और इसको एक कांटे पर इसे तौल लिया, है ना, इसको तौल लिया, वजन वेट कर लिया, और इसको कॉर्क लगाकर ऊपर से ढक्कन को बंद कर दिया, यानी तुला पर इसे तौल लिया। देखा कुछ वेट निकला, मान लो इसका वेट निकला 5 ग्राम या 15 ग्राम, कुछ निकला, ठीक है, कुछ तो निकलेगा ही। इसको तौल लिया, अब इसको बर्नर द्वारा गर्म किया, अगले में मैं बताता हूं, इसको बर्नर से गर्म किया, ठीक है, ये रेत के टुकड़े थे, रेत था, और इसके ऊपर ये फास्फोरस के टुकड़े थे, फास्फोरस के टुकड़े,
जब इसे बर्नर द्वारा गर्म किया तो ये फॉस्फोरस के टुकड़े किसमें कन्वर्ट हो गए, ये फॉस्फोरस के टुकड़े धुएं में कन्वर्ट हो गए, यानी कि धुआं किसका, P2O5 का, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड का धुआं, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड का धुआं, इसको बोलते हैं हम P2O5। इसका धुआं बना, भाई गर्म करोगे तो फॉस्फोरस क्या जलने लगा और इसके धुएं में कन्वर्ट हो गया। ये ऊपर से ढक्कन बंद है, कहीं से कुछ निकलना तो है नहीं। पहले जब इसको तोला तो 15 ग्राम निकला मान लो, बाद में जब रिएक्शन हो गई, जब फॉस्फोरस के टुकड़े बन गए, जब P2O5 बन गई, तब भी ये 15 ग्राम ही निकला। मतलब रासायनिक क्रिया से पहले और रासायनिक क्रिया के बाद दोनों बार वजन बिल्कुल बराबर निकला। इससे जो लेवाजिए वैज्ञानिक थे उन्होंने सिद्ध कर लिया कि रासायनिक क्रिया में पदार्थ न तो उत्पन्न हुआ और न नष्ट हुआ। जो कि रासायनिक क्रिया से पहले इसके टुकड़े थे, बाद में धुएं में कन्वर्ट हो गया, फिर भी हमारा पदार्थ सुरक्षित रहा, संरक्षित रहा। इसी को हम कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम या पदार्थ की अविनाशिता का नियम। अविनाशिता का मतलब पदार्थ विनाश नहीं होता पदार्थ का किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में। बोलो ये चीज समझ में आ गई बच्चों? अब इसकी लैंग्वेज पढ़ो, तुम्हारे पास नोट्स भी होंगे, इसकी लैंग्वेज पढ़ के देखो क्या लिखा है। देखो सन 1756 में रूसी वैज्ञानिक लोमोनोसोव, एक वैज्ञानिक थे लोमोनोसोव, मैंने ये फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कि पदार्थ के द्रव्य के संरक्षण का नियम किसने दिया था? लोमोनोसोव ने दिया। लोमोनोसोव ने एक नियम प्रतिपादित किया जिसकी पुष्टि, नियम किसने दिया? लोमोनोसोव से, जिसकी पुष्टि 1789 में एक वैज्ञानिक आए थे जिनका नाम है लेवाजिए या लेवोसियर। मैंने कहा दोनों का एक ही नाम है, लेवाजिए या लेवोसियर ने की थी। पुष्टि इन्होंने की और नियम इन्होंने दिया। देखो नियम दे गया कोई और उसको सिद्ध किया कोई और ने। नियम गलत नहीं था पर वो पुष्टि नहीं दे पाए थे। मैं तुमसे कोई बात कहूं कि ऐसा होता है तो मैंने बात तो ठीक है सही कही, लेकिन यदि मैं सिद्ध नहीं कर पाया आपके सामने तो उस नियम का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो सिद्ध करना पड़ता है। सिद्ध किसने किया? पुष्टि किसने की? लेवाजिए ने। बाद में एक वैज्ञानिक और आए थे, उन्होंने भी पुष्टि की थी, वो तो बाद की बात है, लेकिन लैंडोल्ट ने की थी। प्रतिपादन किया किसने? लोमोनोसोव ने, और पुष्टि की किसने? लेवाजिए ने। अब देखो इस नियम के अनुसार रासायनिक परिवर्तन में जे क्या हुआ है, यहां से यहां रासायनिक परिवर्तन, यानी कि कार्बन से कार्बन ऑक्सीजन की क्रिया से जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है, इसमें क्या हुआ है? रासायनिक परिवर्तन हुआ है। और रासायनिक परिवर्तन में द्रव्य न तो उत्पन्न होता है, यानी कि यहां से यहां तक जाने में द्रव्य न तो कहीं से आया, और न ही नष्ट होता है। देखो जितना लिए थे उतना ही बना है, तो न तो नष्ट होता है, केवल अवस्था परिवर्तन हो जाता है। माने कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड धुएं में बदल जाते हैं, अवस्था परिवर्तित हो गई। लेकिन कार्बन और ऑक्सीजन जो दोनों अलग अलग अवस्था में थे, अब वो किस में कन्वर्ट हो गए? धुएं में कन्वर्ट हो गए। ठीक है। दूसरे तरीके से इसको कह सकते हैं कि सभी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में भाग लेने वाले कुल पदार्थों का द्रव्यमान परिवर्तन के पश्चात कुल पदार्थ के द्रव्यमान के बराबर होता है। किसी भी रासायनिक या भौतिक परिवर्तन में भाग लेने वाले पदार्थ का द्रव्यमान परिवर्तन के पश्चात कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, यानी कि पहले का द्रव्यमान
और परिवर्तन के पश्चात कुल द्रव्यमान, दोनों द्रव्यमान बराबर आते हैं। इससे सिद्ध होता है कि द्रव्य न तो नष्ट होता है और न उत्पन्न होता है, केवल इसकी अवस्था परिवर्तन हो जाती है। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, द्रव्य के संरक्षण नियम की पुष्टि हेतु एंटोनी लारेंट लेवाजिए तथा लैंडोल्ट का प्रयोग लिखिए। तो मैंने एंटोनी लारेंट लेवाजिए का प्रयोग तो बता दिया, वो गोलपेंदी का फ्लास्क लेके। दूसरा प्रयोग इन्होंने किया था लैंडोल्ट ने, तो हेडिंग डाल लो लैंडोल्ट का प्रयोग, लैंडोल्ट का प्रयोग, ठीक है, इन्होंने प्रयोग किया था लैंडोल्ट ने। तो देखिए इन्होंने किस तरह से प्रयोग किया था, एक सेकंड। इन्होंने क्या किया, एक एच आकार की नली ली, एच आकार की, ऐसी नली बना लो एच आकार की, ऐसी, ये एच आकार की एक नली है, ठीक है, एच बना लो, एच तो बनाना जानते होगे ना, ये मैंने एच बना लिया, ठीक। और इसके एक भाग में भर दो कोई सा विलयन और दूसरे भाग में कोई और विलयन। मान लो इसमें मैंने भर दिया AgNO3 का विलयन, यहाँ पर AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट भर दिया, और एक तरफ भर दिया मैंने नमक NaCl भर दिया इधर, ठीक है, नमक NaCl। दोनों विलयन ये इस समय अलग अलग भरे हुए हैं, एच आकार की नली है और ऊपर से ये कॉर्क लगा के बंद कर दी गई है, यहाँ से ये ढक्कन लगा हुआ है इसका, ठीक है। और इसका वेट ले लिया, किसी तुला पर इसका वेट ले लिया, ठीक है, यहाँ पर इसको तौल लिया, ऊपर रख दिया इस पे, तो इसका वेट ले लिया। अभी रिएक्शन नहीं कराई है, रासायनिक अभिक्रिया से पहले की बात चल रही है, लेकिन थोड़ी देर बाद इसको मैंने ऐसे उलट पुलट, वेट ले लिया, मान लो इसका वेट ले लिया, तो वेट आया, कुछ आया होगा, है ना, 32, 30 जो भी आया होगा, है ना, x ग्राम। और वेट लेने के बाद इसको मैंने हिला दिया, ऐसे उलट पुलट कर दिया, तो ये विलयन इसमें मिल गया, और फिर ऐसे कर दिया तो ये विलयन इसमें मिल गया। मतलब ये दोनों विलयन एक दूसरे में क्या हो गए, मिल गए, मिक्स हो गए दोनों विलयन। तो मिक्स होने के बाद क्या होंगे, देखो AgNO3 को मैंने किसमें मिला दिया, नमक में, NaCl। जैसे इसमें मिलाऊंगा तो बनेगा AgCl का अवक्षेप, नीचे बैठ जाएगा AgCl, नीचे अवक्षेपित हो जाएगा, और NaNO3 सोडियम नाइट्रेट बन गया, ठीक है। ये रिएक्शन होने के बाद आया, तो रिएक्शन के पहले का भार और बाद का भार दोनों बार जब बराबर निकले, तो बताओ इससे कौन से नियम की पुष्टि हुई, लैंडोल्ट ने किस नियम की पुष्टि कर दी, इस प्रयोग से द्रव्य के संरक्षण नियम की पुष्टि कर दी। हाँ, इससे हमें ये पता चल गया कि किसी भी रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ न तो नष्ट होता है न उत्पन्न होता है, सिर्फ अवस्था परिवर्तन हो जाता है। जैसे पहले AgNO3 और नमक की अवस्था अलग अलग होती है, और बाद में ये परिवर्तित हो गए, किसमें बदल गया, AgCl और NaNO3 में। तो अवस्था परिवर्तन होता है, आप कभी भूलोगे तो नहीं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ न उत्पन्न होता है न नष्ट होता है, सिर्फ अवस्था परिवर्तन होता है। या फिर दूसरे शब्दों में दो बार लिखा होगा, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक अभिक्रिया से पहले का कुल द्रव्यमान रासायनिक अभिक्रिया के बाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। मैंने तुम्हें 3 तरह के एग्जाम्पल दे दिए, एक वो कार्बन वाला दे दिया, एक मैंने लेवाजिए का प्रयोग दे दिया, और एक मैंने ये लैंडोल्ट का प्रयोग भी दे दिया है, ठीक है। इसमें थोड़ी बहुत ऊष्मा निकलती होगी, भाई क्रिया होगी तो ऊष्मा तो निकलेगी, लेकिन उसका पता नहीं चलता कितनी निकली, क्योंकि प्रयोगशाला में यदि 2 किलो कोई चीज है, उसमें से
मान लो 0.01 ग्राम निकल भी गई तो क्या फर्क पड़ना है, कुछ पता नहीं चलता है। तो ये नियम कहाँ तक सत्य है ये अपन आगे पढ़ेंगे। अच्छा, अब देखो इन प्रयोगों की जो लैंग्वेज लिखी है वो तुम्हारे नोट्स में है। जैसे इन दोनों को जब मिलाया नहीं तब कुछ बाहर था, जैसे इन दोनों को मिलाया तो कुछ ऊष्मा भी तो निकली होगी, कुछ ऊर्जा निकली होगी, यहाँ से निकली होगी कि नहीं। तो जो ऊर्जा निकली होगी उससे क्या इसका द्रव्यमान भार थोड़ा सा कम नहीं हो जाएगा, पहले जो था बाद में कुछ कम नहीं होगा। लेकिन प्रयोगशाला में जो ऊर्जा इतनी कम निकलती है, या हम देते भी हैं कई बार ऊर्जा देनी भी पड़ती है, देखो इसको गर्म नहीं किया उस वाली को तो गर्म किया, तो कई बार हम ऊर्जा देते भी हैं तो ऊर्जा उसमें ऐड हो जाएगी। लेकिन प्रयोगशाला में ये बहुत छोटे पैमाने पर निकलती है या बहुत छोटे पैमाने पर ग्रहण होती है, इससे हमें पता नहीं चलता कि भार कम हुआ कि नहीं। लेकिन इसी प्रयोग को हम यदि व्यापक पैमाने पर करें, जैसे किसी फैक्ट्री में 2-4 टन चीज है और उसमें रिएक्शन कराओ, तो यदि टनों में रिएक्शन हो रही है तो ऊर्जा किलो में तो निकलेगी कम से कम, और टनों में जब ऊर्जा मतलब रिएक्शन हो रही है बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पे, तो आपको साफ साफ दिखाई देगा कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम यहाँ फॉलो नहीं हो रहा, फेल हो गया। क्योंकि या तो उसका वेट हल्का फुल्का बढ़ जाएगा या उसका वेट हल्का फुल्का कम हो जाएगा। तो व्यापक पैमाने पर यह नियम सिद्ध नहीं होता, लेकिन प्रयोगशाला में आप जो क्रिया करते हो उनमें बहुत कम ऊर्जा में वृद्धि या कमी होती है, इसीलिए हम इस नियम को प्रयोगशाला के लिए सत्य मानते हैं। बताओ ये चीज समझ में आई बच्चों?